नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में हार की जिम्मेदारी कौन लेगा, इस बात पर लंबी नूरा कुश्ती देखने को मिलती रही है। हार के कारणों की समीक्षा करने के लिए पार्टी ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बनाई, लेकिन कमेटी खुद ही सवालों के घेरे में आ गई। लेकिन अब विधानसभा के चुनावी नतीजों को लेकर बनाई गई अंतरिम फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष करण दलाल और विधायक अशोक अरोड़ा ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी की हार के लिए एक बार फिर से चुनाव आयोग और ईवीएम को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कई कारणों को गिनाते हुए बीजेपी और चुनाव आयोग पर ही कई सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो कारण कांग्रेस की हार के बताए, वो कितने वाजिब हैं, ये सवाल है। तो क्या फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को फैक्ट मिल गया है कांग्रेस की हार का, और या फिर ये वही रटा रटाया जवाब है? और कांग्रेस ने क्या हार का मंथन कर लिया? क्या समीक्षा कर ली? उन कारणों को जानते हुए क्या पार्टी अब आगे बढ़ेगी, संगठन मजबूत होगा? लेकिन एक बार फिर से ये सवाल कहीं ना कहीं गहराते जा रहे हैं, क्योंकि आरोप एक बार फिर से ईवीएम और बीजेपी पर कांग्रेस के द्वारा लगाए जा रहे हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन है, उन्होंने करण दलाल ने तमाम आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से खेल किया गया। हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में जहां जीतने की आशंका थी, वहां अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस हारी है। अब ये जो फैक्ट निकलकर सामने आए हैं, जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, बड़ी बड़ी बातें भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि अगर एक भी चीज, एक भी तथ्य मेरे द्वारा दिया गया, अगर वो गलत है तो मेरे खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, मेरे खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती हो वो करनी चाहिए। अब सवाल यह है कि फैक्ट कितने सच हैं, कितने गलत हैं, कितने झूठ हैं। इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोरी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में अचानक मौसम ने ही करवट नहीं ली। प्रदेश की सियासत का पारा भी बढ़ गया। कांग्रेस की हार के कारण जानने के लिए प्रदेश कांग्रेस की बनी अपनी कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने मीडिया के सामने दावा किया कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं कि ईवीएम्स में गड़बड़ी ही नहीं थी। चुनाव आयोग के आंकड़े भी भ्रम पैदा कर रहे हैं। अगर उनकी बातें झूठ हो तो वो कोई भी सजा भुगतने को तैयार हैं। लीजिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल। हमने केवल इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों को ही निरीक्षण किया, और हैरानी की बात है कि उन आंकड़ों में ही ये साफ नजर आता है कि ये ईवीएम जेन्युइन ईवीएम नहीं थी, ये ईवीएम कोई और ईवीएम है। और उसमें बहुत बेशर्मी से इलेक्शन के वेब पर आज भी 5 तारीख को डले हुए वोटों की कुल संख्या हल्काबाजी नहीं दिखाई गई, परसेंटेज की बात करते हैं। और जो चुनाव नतीजा डिक्लेयर होने के बाद हल्काबाजी नतीजे निकाले गए, वो बाकायदा वोट पूरी दिखाई जाती हैं, लेकिन 5 तारीख को पड़ने वाली वोटों की संख्या नहीं दिखाई जाती। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले कमेटी के अध्यक्ष करण दलाल ने ये दावा भी किया था कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार 2025 से पहले ही गिर जाएगी, क्योंकि उनके पास पुख्ता सबूत हैं। उधर करनाल के इंद्री में आयोजित रैली में सीएम ने कांग्रेस पर वार किया। पब्लिक ने आपकी करतूतों के कारण आपको घर बिठा दिया है। ये लोग ये बात करते थे, परंतु मैं हरियाणा प्रदेश की सरदारी को, हरियाणा प्रदेश के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचारी जो क्षेत्रवाद को जन्म देती थी, जो परिवारवाद के ऊपर चलती थी और जो भेदभाव बरतती थी, ऐसी सरकार को बाहर दिखाने का काम किया है। सदमे में पड़े भाई, अभी तक उठे नहीं है सदमे माते। लिहाजा सर्द मौसम में प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। तो सवाल यह कि कई सवाल अब कांग्रेस खड़े कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि शहरी इलाकों में वोट परसेंटेज जो था वो पार्टी के हिसाब से बीजेपी ने बढ़ाया,
और कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि जो फैक्ट हमने दिए हैं, अगर इसमें एक भी फैक्ट गलत साबित हो जाए तो हमारे खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, नहीं तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस वक्त रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कुछ पुलिसकर्मियों ने भी इसमें बीजेपी को जिताने का काम किया, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा वो ये भी कहते नजर आए कि ईवीएम और चुनाव आयोग बीजेपी की दासी हैं। ये तमाम बड़े आरोप और इन आरोपों का आधार क्या है, इनमें सच्चाई क्या है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, ये तमाम आरोप फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने लगाए हैं, करण दलाल ने लगाए हैं, दिग्गज नेता हैं, पुराने नेता हैं। आरोपों का आधार और ये आरोप कहां तक वाजिब, कहां तक जायज? देखिए सौरभ, हरियाणा में बीजेपी की तीसरी सरकार बने अभी 2.5 महीने हुए बामुश्किल, लेकिन लगता यह था कि जिस तरीके से बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है, तीसरी बार जीती है, किसी पार्टी ने या किसी सरकार ने तीसरी बार रिपीट किया हो, वो बीजेपी ने कर दिखाया है जी। अब लग रहा था कि विपक्ष वाले 1-2 साल चुप रहेंगे, लेकिन 2.5 महीने में ही सियासत गरमाने लगी है। जिस तरीके करण दलाल देखिए पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, वो विधायक भी कई बार रहे हैं, मंत्री भी बने हैं, लेकिन एक ऐसा स्थापित नेता, एक बड़ा नेता जिसका नाम, चूंकि उनको चेयरमैन बनाया था, कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया गया था, अगर वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, और मेरे को याद है एक पखवाड़ा पहले इस तरह का एक मीडिया में बयान आया था इनका, बड़ी खबर थी कि 2025 से पहले ये सरकार गिर जाएगी क्योंकि हमारे पास पुख्ता सबूत है। 15 दिन पहले की बात है। आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें उठाई, जो चीजें कही, या तो वो साबित करें। मेरे को लगता है सारी चीजें झूठ नहीं हो सकती सौरभ, झूठ पूरा नहीं चल सकता, झूठ आधा तो चल सकता है लेकिन पूरा नहीं चल सकता। तो मेरे को लगता है गंभीर तरह के आरोप हैं। अगर चूंकि अब मामला हाईकोर्ट में भी फाइल डाल दी है, 16 विधायकों ने जो बने हैं, 37 जो हारे हैं, उनमें से ज्यादातर ने जो हारे हैं अपने केस हाई कोर्ट में अलग अलग नाम से, और हाई कोर्ट को अब देखना है 16 अलग अलग रिट पिटीशन है, उनको हालांकि क्लब किया जाएगा क्योंकि आरोप एक तरह के हैं और जो शिकायत करता है वो एक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन चूंकि हाई कोर्ट में मामला चला गया और हाई कोर्ट पहली नजर में देखता है, जैसे पुलिस होती है, अगर आरोपों में दम लगता है तो पुलिस केस दर्ज करती है, बाद में जांच होती है, और हाई कोर्ट में भी ऐसा है। अगर कोई रिट डालते तो रिट का आधार देखा जाता है। कोर्ट को लगता है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो बात कही जा रही है, उसमें दम है कि नहीं है। अगर हाई कोर्ट ने रिट को एडमिट किया है सुनवाई के लिए, तो आप समझ सकते हैं हाई कोर्ट को भी कहीं लगा कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। बाकी चीजें बात सुनवाई के बाद, जांच के बाद सामने आती है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने 2.5 महीने ही सरकार को 2.5 महीने में मुश्किल में डाल दिया, ये बड़े आरोप लगाकर, तब जब नगर निगम के चुनाव सिर पर है, एक दूसरा चुनाव आ रहा है जो कांग्रेस के लिए एक मौका है अपनी लोकप्रियता साबित करने का, और बीजेपी की आमने सामने की जो चुनावी लड़ाई है वो एक मौका है। अब देखते हैं, क्योंकि ये आरोप लगे और मुख्यमंत्री ने भी उसका जोरदार जवाब दिया है कि आज आपकी स्थिति क्या है, 10 साल से आप घर में बैठे हो, आपने जो किया, आपकी जो कारगुजारी है, तभी लोगों ने आपको घर बिठा दिया, बीजेपी को वोट दिया है। तो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। सर्द मौसम में प्रदेश की सियासत गर्मा गई है और सरकार बनने के में 2.5 महीने में। बिल्कुल सियासत जरूर गर्माती जा रही है, लेकिन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो फैक्ट खोजे हैं वो कितने वाजिब हैं, कितने जायज हैं, सवाल जरूर बन रहा है। सारा झूठ नहीं हो सकता, सारा सच भी नहीं हो सकता, लेकिन चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने देखा था, उसमें चुनाव आयोग के द्वारा यह कहा गया था कि ईवीएम किसी तरह से हैक नहीं हो सकती, अगर होती है तो कांग्रेस बताए कि कारण आखिर क्या है, वो फैक्ट पर बात करे। अब सवाल ये कि महेश, जो फैक्ट कांग्रेस लेकर आई है, जो फैक्ट फाइंड किए गए हैं, जो तमाम आरोप लगाए गए हैं कि सिस्टम का मिसयूज किया गया सत्ता में बने रहने के लिए, कुछ इलेक्शन जो कराए गए उसमें बीजेपी के नेता रिपोर्ट पॉइंट के आधार पर जो गलत साबित नहीं कर सकते, एक एक पॉइंट उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्र में कुछ नेता ऐसे थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऐसे थे जो आरएसएस के बैकग्राउंड के थे। इन तमाम आरोपों को ओवरऑल देखा जाए तो क्या कहा जाए? देखिए, दो अलग अलग पहलुओं से पूरी तस्वीर को मैं स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। शुरुआत हम ईवीएम से कर लेते हैं। दरअसल ईवीएम की कैलिब्रेशन की जाती है किसी भी चुनाव में इस्तेमाल करने से पहले, किसी भी तरह का चुनाव हो उसमें ईवीएम मशीनों की पहले कैलिब्रेशन की जाती है। कैलिब्रेशन के जरिए स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी तरह की टेम्परिंग उस मशीन में नहीं है। उसके बाद जो पोलिंग एजेंट्स हैं उन्हें ईवीएम मशीनें चेक करवाई जाती हैं बाकायदा। किसी भी मतदान की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले जो किसी भी पोलिंग बूथ पर पोलिंग एजेंट्स होते हैं
हैं। पोलिंग एजेंट्स को तमाम ईवीएम मशीनें चेक करवाई जाती हैं। उनके एक जो सीरियल नंबर है, मशीन के जो नंबर्स हैं, वो एक सर्टिफिकेट के जरिए रिकॉर्ड पर डाल दिए जाते हैं, जिसकी एक कॉपी पोलिंग एजेंट्स के पास भी रहती है। उसके बाद ये जो ईवीएम मशीनें काउंटिंग पर जाती हैं, तो वो जो ईवीएम मशीनों के नंबर अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर दिए गए थे, पोलिंग एजेंट्स को दिए गए थे, वो तमाम मशीनें एक बार स्ट्रांग रूम तक पहुंचा दी जाती हैं। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की नजर में वो रहती हैं। इसके अलावा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं दिन रात वहां पर टेंट लगाए, डेरा डाले रखते हैं और सीसीटीवी कैमरे की जद में तमाम ईवीएम मशीनों को रखा जाता है ताकि किसी भी तरह की टेम्परिंग की, चोरी की, आग लगाने की कोई कोशिश इन मशीनों के साथ ना हो। उसके बाद भी अगर करण दलाल ये कह रहे हैं कि बहुत बड़े लेवल पर टेम्परिंग होगी, तो फिर सवाल ये भी है कि करीब 30 सीटों पर टेम्परिंग का जिक्र वो कर रहे हैं, तो क्या इन 30 सीटों पर जब काउंटिंग एजेंट्स वहां पर मौजूद थे, मतगणना की प्रक्रिया जब चल रही थी, तो क्या इन तमाम 30 सीटों पर जो काउंटिंग एजेंट्स वहां पर मौजूद थे, उनकी तरफ से किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट वहां पर दी गई, किसी भी तरह की कोई ऐसी टिप्पणी वहां पर दर्ज की गई कि मशीनों में गलत आंकड़े सामने आ रहे हैं या मशीनों में बहुत बड़ी टेम्परिंग की गई है? क्या इन तमाम 30 सीटों पर वो सब कुछ किया गया? अब हम करण दलाल की बात को पूरी तरह सही मान लेते हैं। पहले एक पहलू को मैंने तमाम दर्शकों के सामने रखा, अब दूसरे पहलू पर आ रहे हैं। दूसरे पहलू ये रहे जो करण दलाल ये कह रहे हैं कि टेम्परिंग हुई है और करीब 30 सीटों पर डाटा बदल दिया गया। हम उनकी बात को पूरी तरह सही मान लेते हैं, लेकिन उसके अलावा जो फैक्टर्स थे, इन ईवीएम मशीनों के अलावा जो फैक्टर्स थे, उन तमाम फैक्टर्स का जिक्र इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की तरफ से नहीं किया गया। तमाम चीजों को सीमित कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी पर, आरएसएस की बैकग्राउंड पर, यहां पर कर्मचारियों को उससे जोड़ा जा रहा है, ईवीएम मशीनों के गलत डाटा को सामने रखा जा रहा था। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर दौरान चुनाव क्या कुछ हुआ, किस किस तरह के बयान सामने आए, कुमारी शैलजा का चुनाव प्रचार से हट जाना, अनुसूचित जाति के लोगों का कांग्रेस पार्टी से एक तरीके से मोह भंग हो जाना, और शेड्यूल्ड डिप्राइव्ड क्लास, जिस तरीके से डिप्राइव्ड शेड्यूल क्लास एक अलग तरीके का आरक्षण यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषित किया गया, उसका क्या इंपैक्ट रहा, तमाम जो दूसरे कारण थे उस पर करण दलाल ने चुप्पी साध ली। सिर्फ और सिर्फ ईवीएम मशीनों का जिक्र यहां पर किया जा रहा है। पहले भी इस तरह के आंकड़े सामने आ चुके हैं कि ईवीएम मशीनों में किसी तरह की टेम्परिंग संभव नहीं है। अब अगर किसी तरह की टेम्परिंग की बात यहां पर की जा रही है तो कोर्ट तक ये मामला गया है, कोर्ट भी स्पष्ट कर देगी कि किसी तरह की टेम्परिंग हुई कि नहीं हुई। लेकिन चुनाव आयोग कई बार आईआईटीएंस को बुला चुका है, तमाम टेक्नोक्रेट्स को ग्लोबली ये दावा सामने रख दिया गया कि कोई भी आए हमारी ईवीएम मशीनों में टेम्परिंग करके दिखाए। अभी तक तो ईवीएम मशीनों में किसी तरह की टेम्परिंग हुई नहीं, और कांग्रेस पार्टी अगर साबित कर दे तो फिर ये अलग बात होगी। बिल्कुल बड़ी बात है। वीरेन जी, जो टेम्परिंग की बात महेश ने जिक्र किया कि टेम्परिंग में चुनाव आयोग, हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस की चुनाव आयुक्त के द्वारा, उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके की टेम्परिंग नहीं हो सकती है। सवाल है कि कोर्ट में अब मामला है, जो दावे हैं जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के, ये दावे क्या कहते हैं? क्या जो अंदर खाने की हार थी, उसको अंदर खाने का द्वंद था, उसको पार्टी नहीं निकालना चाहती निकाय चुनाव में, दूसरी पार्टी पर ठीकरा फोड़ दिया जाए? क्या इस तरीके की कार्यप्रणाली के तहत पार्टी आगे बढ़ रही है? क्या कुछ लग रहा है? देखिए, ये जो करण दलाल जी ने आरोप लगाए हैं, जो अपने तथ्य प्रस्तुत किए हैं जी, ये उनके अपने हैं। मतलब कोई उन्होंने निष्पक्ष लोगों की राय ली हो, बुद्धिजीवियों की राय ली हो, जनता से पूछे हो, ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं है। उनके अपने निष्कर्ष हैं। जो कांग्रेस के उम्मीदवार पराजित हुए हैं उनके निष्कर्ष हैं। अब जो हार जाता है तो उसको कोई कारण नजर आते हैं, तो मतलब ये एक ईमानदारी के साथ फैक्ट फाइंडिंग है ऐसा लगता नहीं है। अगर होते, देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी रोहतक में क्यों हारती? भूपेंद्र सिंह हुड्डा है गढ़ में, भारतीय जनता पार्टी क्यों हारती? तो भारतीय जनता पार्टी वहां भी जिता लेती। बिल्कुल। तो ये सब बातें, जब मतलब लोकसभा चुनाव था, जब आपकी 5 सीटें आ गई, तब तो आपने कुछ कहा नहीं। और अब आप देखिए, आपने ये तो देखा नहीं है कि शहरी क्षेत्रों में आपके तो कार्यकर्ता ही नहीं थे, बूथों पर आपके कार्यकर्ता नहीं थे, आपकी रणनीति नहीं थी, आपके कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं था, उन चीजों की तरफ तो ध्यान दिया नहीं है। अब अगर कांग्रेस अपने अंदरूनी हालातों की ओर देखे तो उसे वास्तविकता का एहसास हो, तो कांग्रेस उस तरफ तो जा नहीं रही है जी। और कांग्रेस क्या सीखेगी? अब मान लीजिए, आपके जो बयान थे कांग्रेस के उम्मीदवारों के, चाहे शमशेर सिंह गोगी का बयान था, चाहे नीरज शर्मा का बयान था, चाहे मनोहर लाल के खिलाफ की टिप्पणियां थी, जाति सूचक टिप्पणियां थी, तो असर तो होगा ही, शहरी क्षेत्रों में उसका असर हुआ है। अब आप उसको किसी तरफ से मोड़ दीजिएगा। अब देखिए, कांग्रेस को चाहिए, अब अभी भी कांग्रेस ने कौन सा सबक सीख लिया? अभी निगम चुनाव है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस की कितनी तैयारी है? कांग्रेस की आज तक तो एक बैठक नहीं हुई, और आपके तो मतभेद जग जाहिर थे।
कांग्रेस नेताओं के मतभेद तो सब सार्वजनिक थे, और राहुल गांधी को क्यों जरूरत पड़ी भाई हाथ मिलाने की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के मंच पर हाथ मिलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जाहिर से भाई ये तो मालूम ही था। बिल्कुल। तो कांग्रेस अपनी जो कमियां हैं उसको अभी तक उजागर नहीं कर रही, ईवीएम पर दोष डाल रही है। अब देखिए, अगर मान लीजिए, अगर आपके साथ आप मानते हैं कि जो जनादेश था उसके साथ जो है ये एक विपरीत हुआ, जनादेश के खिलाफ अगर हुआ, तो जनता में तो प्रतिक्रिया होती, आपके कार्यकर्ताओं में प्रतिक्रिया होती, आंदोलनरत होते, उनमें आंदोलन होता, उनमें उत्साह होता। अब के तो कार्यकर्ता ही जो बैरकों में चले गए, कार्यकर्ता ही निराश होकर बैठ गए, और नेताओं में भी उत्साह नहीं है। अगर कांग्रेस के नेताओं को लगता कि ये उनके साथ अत्याचार हुआ है, इस तरह का जनादेश जो है वो उनके खिलाफ गया है, इसमें धांधली हुई है, तो कम से कम नेता तो आते, नेता तो बाहर निकलते, वो तो मैदान में दिखाई देते जी। तो कुल मिला के ये लगता है कि ये, मुझे लगता है कांग्रेस अपनी वास्तविकता से आंखें मूंद रही है, और अभी भी कांग्रेस ने सबक नहीं सीखा। ये ठीक है, आपने आंकड़े दिखाकर ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस में बहुत बड़ा परिवर्तन है, कांग्रेस को जनता चाहती थी। भाई अगर कांग्रेस को जनता चाहती तो अभी निगम चुनाव में पता चल जाएगा। अब ईवीएम पे तो पहले ही चुनाव होते रहे, ईवीएम से होते रहे। जब कांग्रेस को सत्ता आ जाती है तो कांग्रेस को दोष नजर नहीं आता जी। अब जो है, अब मान लीजिए कि जहां 37 सीटों के, तो वहां भी तो इस्तीफा देना चाहिए फिर, मतलब अगर टेम्परिंग हुई है तो वहां भी तो हुई होगी जी। जब 37 विधायक कांग्रेस के बने हैं तो क्या वहां नहीं हुई होगी? अगर मतलब बाकी जगह हुई है, कांग्रेस को मानना है जो जीते हैं, तो क्या वहां पर नहीं हुई होगी? क्या उनको नहीं दिखता क्या जी? तो मतलब देखिए, एक तरफ जहां हार जाए कांग्रेस को वहां दोष नजर आता है, जहां जीत जाए वहां दोष नजर नहीं आता। बिल्कुल। देवेंद्र, अब सवाल ये कि कांग्रेस क्या कुछ सबक ले रही है? फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जो फैक्ट्स आए हैं वो क्या निकाय चुनाव के लिए माने जाएं, या फिर पार्टी के अंतर्द्वंद को साइड कर आरोप प्रत्यारोप के तौर पर इसे देखा जाए, या फिर पार्टी ने कुछ सबक लिया इस तौर पर देखा जाए? देखिए सौरभ, कांग्रेस की जो हार हुई है, हम चूंकि पत्रकार है, बहुत सारा ज्ञान रखते हैं, चीजों लोगों से मिलते हैं, मेरे को तो मल्टीपल रीजंस तो रहे हैं कांग्रेस के। खाली ये नहीं कि ईवीएम में जो गड़बड़ी के आरोप है या आंकड़ों पर शक जाहिर किया जा रहा है, जैसा करण दलाल कह रहे हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन मैं कहता हूं मल्टीपल रीजंस रहे हैं। आप देखिए, प्री पोल हम देखें, बीजेपी ने जब 5 सीटें लोकसभा की हारी तो बीजेपी ने जो कमियां थी दुरुस्त किया, अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज किया, मीटिंगें की, रणनीति नए सिरे से बनी। बड़े बड़े नेता सतीश पूनिया, आप देखिए कहां से, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री 4 रैलियां करके 4 अलग अलग, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ 2 बार, पूरी ताकत झोंक दी। जहां जहां कमियां बीजेपी को लगी थी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बिल्कुल था, बहुत तेज था एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, लेकिन कांग्रेस ने होमवर्क करने के बजाय, असलियत तक जाने के बजाय ये सोच लिया कि बीजेपी के खिलाफ हवा चल रही है और बीजेपी को लोग हराएंगे, सत्ता से बाहर करेंगे। शायद इस खुशफहमी में कांग्रेस रह गई। अब जहां तक सबक सीखने की बात है, सबक इससे बड़ा क्या होगा कि मतलब जीती हुई बाजी, देखिए जो हालात थे मैं उसको बयान कर रहा हूं जी। 5 अक्टूबर को जो पोलिंग हुई थी और 8 को गिनती हुई, काउंटिंग हुई थी, उससे पहले थोड़े दिन पहले तक लोग तो सुनो कह रहे थे लोग फलाना जीत रहा है, फलाना जीत रहा है, बीजेपी सत्ता से। देखिए बीजेपी के खिलाफ माहौल था, लेकिन बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल किया है। जिस तरीके एससी का जो रिजर्वेशन है उसको, उसका वर्गीकरण किया। कांग्रेस ने 28 एमएलए, सिटिंग एमएलए को टिकट दिए, जिसमें 70 साल से ऊपर के भी लोग कई थे, उनमें 15 हार गए, 13 ही जीते हैं। दूसरा, भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में कमान रही। दूसरे नेता शैलजा नाराज, रणदीप सुरजेवाला नाराज, कैप्टन अजय यादव वो अपने तौर तरीके से, कमेटी नहीं थी, संगठन नहीं था। फिर टिकटों का बंटवारा जिस तरीके से सर्वसम्मति से ना हो के अपनी मर्जी से हुआ। मल्टीपल रीजंस है कांग्रेस की हार की। ये ईवीएम्स वाले आरोप और आंकड़ों पर जो शक जाहिर करे, हो सकता है इसमें सच्चाई हो, तो चूंकि हाई कोर्ट में मामला है, आपके मेरे करने से कुछ नहीं होता, हाई कोर्ट अपना काम करेगा, लेकिन मल्टीपल रीजंस थे जिससे कांग्रेस हारी और कांग्रेस के लिए बड़ा सबक है, सीखने की जरूरत है। अब महेश, जो सवाल कांग्रेस उठा रही है, पहले भी हमने देखा कि ईवीएम की बात थी, लोकसभा चुनाव के दरमियान 5:5 का रेशो रहा, हरियाणा के अंदर तो इस तरीके की बात नहीं थी। तब ये बात थी कांग्रेस के द्वारा कि हमारी लहर है, कांग्रेस पार्टी को जनता पसंद करती है, कांग्रेस सत्ता में आएगी। उसके बाद अचानक इस तरीके से डाउनफॉल आ जाना, क्या वजह बड़ी मानी जाए पार्टी के अंदर? संगठन की एकरूपता, आपसी मतभेद और नूरा कुश्ती, खींचतान, वर्चस्व की जंग, ये तमाम कारण हैं। अगर इनको अभी नहीं थामा गया तो आने वाले समय में पार्टी के लिए और बड़ी चुनौती भी हो सकती है।
देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी अपने संकट को ही तलाशने में नाकाम नजर आ रही है। ईवीएम मशीनों पर एक बार फिर से ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो कि उदय भान कर रहे थे। वो लगातार ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि ईवीएम मशीनों के जरिए गड़बड़ी की गई है। अब वही आवाज जो है यहां दलाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ईवीएम मशीनों के जरिए ही कांग्रेस पार्टी की हार हुई है। जब तक असल कारणों तक कांग्रेस पार्टी नहीं पहुंचेगी, अगर संकट को नहीं पहचानेगी, तो समाधान कैसे करेंगे, ये कांग्रेस पार्टी के लोग अभी तक भी नहीं समझ पा रहे हैं। कि जिस तरीके से देवेंद्र जी ये जानकारी दे रहे थे कि डबल कोई सिंगल फैक्टर नहीं है, ईवीएम कोई एकमात्र फैक्टर नहीं हो सकता। इसके अलावा तमाम अलग अलग जो चुनावी इक्वेशंस थी उन्हें बदलने का काम किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया और ये इक्वेशंस को बदलने का मौका किसने दिया? कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से मददगार साबित हुए। चुनावी अभियान के दौरान कुमारी शैलजा का चुनाव प्रचार से हट जाना, चुप्पी साध लेना, क्या ये काफी नहीं था अनुसूचित जाति के वोटर्स के लिए, ये साबित करने के लिए कि आने वाली कांग्रेस की सरकार में उनके लिए कुछ नहीं है, उनका कुछ नहीं हो सकता? कुमारी शैलजा जब विधानसभा का एक टिकट मांग रही थी, यानी खुद उकलाना आरक्षित सीट से चुनाव मैदान में उतरना चाहती थी, अगर कुमारी शैलजा चुनावी मैदान में, विधानसभा के चुनाव मैदान में होती, तो कहीं ना कहीं एक इंप्रेशन ये बिल्ड किया जा सकता था कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि मुख्यमंत्री जो है कुमारी शैलजा भी हो सकती है। लेकिन उस तरह का इंप्रेशन देने की कोशिश बिल्कुल नहीं की गई। 2 सीटें जो मांग रही थी, नारनौंद और उकलाना, दोनों ही सीटों पर आखिरी 3 घंटों तक नॉमिनेशन फाइल करने के आखिरी 3 घंटे, और उन 3 घंटों में भी कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया था। बाद में हेलीकॉप्टर के जरिए टिकटें पहुंचाने की कोशिश की गई और दोनों ही नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पसंद के थे, जिसकी वजह से कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार से गायब हो गई। तो यकीनन ये बात कही जा सकती है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक तो अपने संकट को पहचाना ही नहीं है। समाधान तो बड़ी दूर की बात है। अंदरूनी हालात अब भी खराब है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनने पर अब भी अड़े हुए हैं और कुमारी शैलजा और तमाम जो विरोधी हैं, उसमें रणदीप सुरजेवाला भी है, आप शामिल कर सकते हैं, अजय यादव को भी शामिल आप चाहे कर सकते हैं। तमाम वो विरोधी जो कि नहीं चाहते थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बने, वो चुनाव प्रचार से दूर हुए, जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा। वीरेंद्र जी, जो फैक्ट्स बताए गए हैं, एक एक करके अगर फैक्ट्स देखे जाएं तो काफ़ी बड़ी बड़ी बातें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के द्वारा सामने पेश की गई हैं। वोटों के मिसमैच की बात की गई है। तकरीबन 28,236 अप्रॉक्स वोट हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर आंकड़ा गलत होता है तो मुझ पर मुकदमा होना चाहिए। सिस्टम पर सवाल खड़े किए। हर क्षेत्र में करीब 15,000 से ज़्यादा वोट बढ़ाने का अनुमान और आरोप भी लगाते नजर आए। बीजेपी के ही नेता ईवीएम बनाने वाली कंपनी के हैं, तमाम आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। अब सवाल है कि कांग्रेस आगे निकाय चुनाव में इस तरह से तैयारी करेगी तो क्या कांग्रेस की डगर आसान होगी या फिर कांग्रेस के अंदर आत्ममंथन की अभी जरूरत है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन पहले ही बात स्पष्ट कर चुका है, हालांकि मामला कोर्ट में है, कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि इस मामले में कितना गलत हुआ, कितना सही हुआ। लेकिन चुनाव आयोग ने पहले ये बात क्लियर कर दी, स्टैंड क्लियर था कि ईवीएम में किसी भी तरीके की कोई भी गड़बड़ी की गुंजाइश संभव नहीं है। अब कांग्रेस के लिए आने वाले समय में क्या कुछ नजर आता है? संभावना, कोर्ट का फैसला किस तरीके का रहेगा, ये तो कोर्ट पर निर्भर करेगा। क्या कुछ लग रहा है? देखिए, निकाय चुनाव की कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं है जी। कांग्रेस के सभी नेता एकजुट होकर एक मंच पर अभी तक बैठे ही नहीं है कि उनकी हार क्यों हुई। भाई, कम से कम कांग्रेस के सभी नेता एक मंच पर तो आते, हार के कारणों का विश्लेषण तो करते। शमशेर सिंह गोगी कह रहे हैं कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने तो हमें बुलाई नहीं, हमसे पूछा ही नहीं, हमारी राय नहीं ले भी हम क्यों हारे। तो मतलब जब कांग्रेस में आपसी फैक्ट फाइंडिंग पर भी जो है मतभेद है। अब कांग्रेस ने ये तो कहने से रहे करण दलाल कि मैं अपने कारण हारा, मेरी जो छवि दबंग बनी हुई थी एक गौरव गौतम के मुकाबले वो हार गए भाई, या उदय भान ये तो कहने से रहे कि मेरे अंदर कुछ कमी थी, मैं हार गया। मतलब अपनी कमियां तो गिराने से रहे, वो दोष तो दूसरों पर देंगे, अपने आप तो वो लोकप्रिय है ही है, वो मान सकते हैं कि वो तो कभी हार नहीं सकते। क्या कांग्रेस हाईकमान ने जो उम्मीदवार उतारे थे, क्या उन उम्मीदवारों का चयन उचित था? क्या जो सिटिंग विधायकों को टिकट दिए गए क्या उचित थे? तो ये एक प्रश्न है जो तलाशने चाहिए, जिनके हल तलाशने चाहिए। बिल्कुल। कांग्रेस के एक ही बात देखिए, जो कांग्रेस के प्रभारी थे, जो स्क्रीनिंग कमेटी के अजय माकन थे, चाहे दूसरे प्रभारी थे दीपक बावरिया थे, वो कहां रहे? हरियाणा में तो रहे नहीं। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी थे डॉक्टर सतीश पूनिया, वो तो हरियाणा में डटे रहे 2 महीने। और देखिए, उन्हें ऑपरेशन भी कराना पड़ा तो उन्होंने रोहतक में रात को कराया ऑपरेशन। मतलब उनकी स्थिति खराब हो गई तो वो हरियाणा से बाहर नहीं गए। और यहां तो हरियाणा में थे ही नहीं, हरियाणा की रणनीति नहीं थी कोई। हर विधानसभा की अलग अलग रणनीति होनी चाहिए, वो तो तैयारी नहीं थी। उम्मीदवारों को उनका भरोसे छोड़ दिया गया।
मतलब जो उम्मीदवारों को क्या चाहिए, किसके कार्यक्रम चाहिए, किस तरह की रणनीति चाहिए, वो तो मार्गदर्शन था ही नहीं। तो कांग्रेस को अपनी रणनीति का तलाशना चाहिए। उनकी रणनीति की विफलता है। ईवीएम पर दोष डालकर अपनी रणनीतिक विफलता से आप आंखें नहीं मूंद सकते, क्योंकि अभी निगम चुनाव है और निगम चुनाव के परिणाम तो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। जो कांग्रेस की अभी तक कोई तैयारी नहीं है, तो कांग्रेस के नेता ही मैदान में नहीं। अब कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया अडानी के मुद्दे पे, कितनी भीड़ थी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के क्या उत्साह है और कांग्रेस की क्या स्थिति है। बिल्कुल, और आगे आने वाले समय में क्या स्थिति और हो सकती है, इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस के द्वारा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने फैक्ट तो दिए, लेकिन जो फैक्ट दिए वो वाकई में आरोप लगाने वाले थे। बीजेपी पर, चुनाव आयोग पर, सरकार पर, सिस्टम पर, मशीनरी पर। अब सवाल यह कि मामला कोर्ट में है, कोर्ट का क्या कुछ फैसला रहेगा ये भी सवाल। लेकिन चुनाव आयोग एक बात साफ कर चुका है कि ईवीएम में किसी भी तरह की कोई धांधली नहीं है। ऐसे में जो फैक्ट कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने खोजे हैं वो कितने सही हैं, ये तो कोर्ट के फैसले के बाद और कोर्ट के इस पूरे मामले पर विचार के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल करण दलाल के आरोपों के बाद हरियाणा की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है।